नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल गौर स्टडी पे आपका स्वागत है। आज रीट के बच्चों के लिए स्पेशल की बात की जाए तो अपन मनोविज्ञान विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और मनोविज्ञान जो है वो रीट के लिए महत्वपूर्ण उतना ही रहेगा जितना हिंदी और संस्कृत रहेगा। देखिएगा, अपन मनोविज्ञान के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, टॉपिक है अपना कौन सा है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान, इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द की बात की जाए, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने, रुडोल्फ गोएकल ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। देखिएगा, यहाँ क्या बात करें अपन, देखिए यहाँ समझिएगा। मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने 1590 में अपनी पुस्तक, क्या नाम था उसका? साइकोलॉजिया। पुस्तक याद कीजिएगा, साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई थी साइकोलॉजिया। और किसने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था? रुडोल्फ गोएकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। देखिएगा, मनोविज्ञान की बात की जाए तो प्राचीन समय में जो मनोविज्ञान था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। क्या थी? दर्शन शास्त्र की शाखा थी। और आपको बात की जाए कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक, यह बात कर सकते हैं, मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो वो कौन होगा? तो देखिएगा, यहाँ बात कीजिए मनोविज्ञान के जनक, या तो ये ऑप्शन हो सकता है मनोविज्ञान जनक, या ये भी बन सकता है क्या? प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। एक ही बात है, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो आप देखिएगा, यहाँ प्राचीन मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो क्या आएगा? अरस्तु। क्या आएगा? अरस्तु। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान के जनक की बात आए तो अरस्तु है। तो दर्शन शास्त्र की बात की जाए, अरस्तु का समय बात की जाए तो अरस्तु शिष्य किसके थे? प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? प्लेटो। यानी प्लेटो के शिष्य का नाम क्या आता है? अरस्तु आता है। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या आता है? तो सुकरात आता है। क्या आता है? सुकरात। सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? अरस्तु था। अरस्तु का जो समय की बात की जाए 384 से 322 ईसा पूर्व, 384 से 322 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। किसका माना जाता है? अरस्तु। और अरस्तु से ही क्या है? मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। जो यहाँ बात की जाए 384 से 322 ईसा पूर्व की बात की जाए तो चौथी सदी, कौन सी सदी है? चौथी सदी है। और चौथी सदी कौन सी? ईसा पूर्व की चौथी सदी से मनोविज्ञान का प्रारंभ माना गया है। तो यहाँ देख लीजिए कौन सी सदी आ जाएगी? चौथी सदी तो है, लेकिन कौन सी? ईसा पूर्व चौथी सदी से मनोविज्ञान का प्रारंभ माना गया जाता है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? अरस्तु। या आपसे ये पूछ ले कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो कौन होगा? अरस्तु। किस प्रकार? अरस्तु यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है? अरस्तु से। अब बात की जाए, अपना आगे श्रृंखला पढ़ते हैं इसकी। देखिएगा, बात की जाए तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा। आप ग्रीक भी कह सकते हैं और यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। तो ग्रीक भाषा ऑप्शन में ना हो तो आप कौन सी भाषा कर सकते हैं? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा कर सकते हैं? लैटिन भाषा। ऑप्शन में ना हो तो, लेकिन जब तक ग्रीक भाषा ऑप्शन में रहेगा, आपको ऑप्शन कौन सा करना पड़ेगा? ग्रीक भाषा। साइकोलॉजी जो शब्द ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और दो शब्दों से मिलकर बना, उसका नाम होगा साइकी प्लस क्या बनेगा? लोगोस। क्या बनेगा? साइकी प्लस लोगोस। दो शब्दों से मिलकर बना, क्या बना है? साइकोलॉजी। और साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। क्या अर्थ होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान होता है। या इसको क्या कह सकते हैं? अध्ययन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अध्ययन कह सकते हैं।
इसी शाब्दिक आधार पर सर्वप्रथम मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना जाता है? आत्मा का विज्ञान माना जाता है। यहाँ तक वापस देखिएगा, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला रुडोल्फ गोयकल है। 1590 में पुस्तक लिखी थी, क्या पुस्तक लिखी थी? साइकोलॉजिया। इस पुस्तक में उसने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो अरस्तु है। अरस्तु यानी 384 से 322 ईसा पूर्व की बात की जाए तो 34 शताब्दी ईसा पूर्व से मनोविज्ञान का प्रारंभ माना गया। और वहाँ प्राचीन मनोविज्ञान जनक कौन माना जाता है? अरस्तु माना जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ग्रीक भाषा के, तो साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगोस से बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। और इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर क्या निकलता है कि आत्मा का विज्ञान। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको बांटा गया है, क्या बांटा गया? आत्मा का विज्ञान। क्या बांटा गया है? आत्मा का विज्ञान कहा गया, आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक की बात की जाए तो वो थे कौन से? प्लेटो, अरस्तु और कौन से थे? देकार्ते थे। तो यहाँ तक वापस रिपीट करते देखिएगा, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ गोयकल था। और 1590 में पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? साइकोलॉजिया था। और मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो वहाँ कौन होगा? अरस्तु होगा। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा, दोनों ऑप्शन में हो तो आपको क्या करके आना है? ग्रीक भाषा करके आना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगो से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान या अध्ययन। इसी शाब्दिक आधार पर मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। कौन सा विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो उसके नाम था प्लेटो, अरस्तु और कौन थे? डेकार्टे। कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और कौन थे? डेकार्टे। ये 3 नाम महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन से थे? तो प्लेटो थे, अरस्तु थे और कौन थे? डेकार्ट थे। इन दोनों ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन आत्मा विज्ञान इन्होंने मान तो लिया, लेकिन मनोवैज्ञानिक आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाए कि आत्मा का रंग क्या होता है, आत्मा का रूप क्या होता है, आत्मा किस प्रकार काम करती है, आत्मा को किसने देखा है। इस प्रकार की जब बातें सामने आई तो मनोवैज्ञानिक चुप हो गए। मनोवैज्ञानिक ने किसी प्रकार का इसका उत्तर नहीं दे पाए। अतः 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। आत्मा के विज्ञान के बाद के अंदर ये निरंतर चला। फिर माना गया किसको? मनोविज्ञान को दूसरा मनोविज्ञान माना गया। उसका नाम था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। कब कहा गया? तो यह बात की जाए मन और मस्तिष्क के विज्ञान की बात की जाए 17वीं शताब्दी। कौन शताब्दी थी यहाँ? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। और मन और मस्तिष्क विज्ञान कहने वाले प्रमुख मनोविज्ञानी कौन थे? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, क्या थे? इटली के पोम्पोलोजी। कौन थे? प्रमुख की मनोवैज्ञानिक की बात की जाए तो प्रमुख कौन था? इटली के कौन थे? पोम्पोलोजी थे। कौन थे? पोम्पोलोजी। इटली के पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को मन और क्या माना? मस्तिष्क का विज्ञान माना था। इटली के पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान माना था? मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना था। इसके समर्थक की बात की जाए कि इसके समर्थक कौन कौन से थे, तो समर्थक की बात की जाए तो एक तो समर्थक इसका जॉन लॉक था। कौन था? जॉन लॉक था। जॉन लॉक। एक कौन था? एक थॉमस रीड था। इनका क्या किया था? समर्थन किया था। और थॉमस रीड था और कौन था? कांट था। और कौन था? हॉब्स था। कौन था? हॉब्स। तो देखिएगा 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? इटली के कौन थे? पोम्पोलोजी थे। समर्थक की बात की जाए, समर्थक कौन कौन से थे? जॉन लॉक था, थॉमस रीड था, कांट था और क्या था? हॉब्स था। अब देखिएगा, जो परेशानी आत्मा के मनोविज्ञान को दर्शाने में हुई थी, वही परेशानी किसके अंदर हुई थी? मन और मस्तिष्क के विज्ञान को परिभाषित करने में वही समस्या हो गई कि मन कितने होते हैं, मन क्या होता है और मन की गति क्या है, मन किस प्रकार गति करता है, किस प्रकार कार्य करता है। जब ये सारे प्रश्न आए तो मनोविज्ञान इसके ऊपर भी क्या निरुत्तर हो गए। अतः ये परिभाषा भी समाप्त कर दी गई। तो देखिएगा,
मन क्या है, मन क्या है, मन कितने होते हैं। तो मन कहने का मतलब, मन का मतलब ये होता है कि मन लोगों के एक ही होते हैं, लेकिन कई बार कह देते हैं अंदर का मन और बाहर का मन। तो यहाँ दो स्थिति हो गई। कई बार हो जाता है भाई मैं तो बाहर के मन से कह रहा था, कई बार हो सकता है मैं तो अंदर के मन से कह रहा था। इसका मतलब मन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, यानी निश्चित स्वरूप है ही नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं मन एक ही है, कुछ विद्वान कहते हैं मन दो है। मन किस प्रकार काम करता है, मन की गति तो बहुत तेज़ है, एक पल में यहाँ एक पल में कहाँ चला जाता है। यानी इस परिभाषा को भी बात की जाए, इसको परिभाषित करने पर भी क्या हुए, मनोविज्ञान निरुत्तर हो गए। अतः ये परिभाषा भी समाप्त कर दी जाती है। और फिर एक अगली परिभाषा दी जाती है, क्या दिया जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है चेतना का विज्ञान। क्या कहा जाता है, चेतना का विज्ञान कहा जाता है, और चेतना का विज्ञान कहा जाता है। देखिएगा 3 परिभाषा आ गई है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। कहने वाले कौन थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। और ये परिभाषा 16वीं शताब्दी के अंत में समाप्त कर दी गई, क्योंकि आत्मा को परिभाषित नहीं किया जा सकता कि आत्मा का रंग क्या है, आत्मा रूप क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, क्या आत्मा को भी किसने देखा है। इस किसी प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण ये परिभाषा क्या कर दी, समाप्त कर दी गई। जो समस्या आत्मा को परिभाषित करने में थी, वही समस्या किसको परिभाषित करने में हो रही, मन को हो रही है। तो मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया 17वीं शताब्दी में। मानने वाले प्रमुख कौन था, प्रमुख तो इटली के कौन थे, पोम्पोलोजी थे। प्रमुख व्यक्ति कौन था, इटली के पोम्पोलोजी थे। समर्थक की बात की जाए तो समर्थक में जॉन लॉक, थॉमस एडिसन और कांट और हॉब्स थे, लेकिन ये परिभाषा भी समाप्त कर दी गई। अब आया कौन सा विज्ञान आया, चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान की बात की जाए 19वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी आ गई है, 19वीं शताब्दी। यहाँ की बात की जाए तो 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व तो कौन सा विज्ञान रहा, आत्मा का विज्ञान रहा। और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कौन सा विज्ञान रहा, मन और मस्तिष्क का विज्ञान रहा। और 19वीं शताब्दी की बात की जाए, 19वीं शताब्दी में कौन सा विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया। और चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो यहाँ प्रमुख की बात की जाए तो प्रमुख कौन कौन से थे, विलियम जेम्स। कौन था, विलियम जेम्स था, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, विलियम जेम्स सल्ली, है ना, जेम्स सल्ली, विलियम वुंट, और कौन था, वाइव्स। इसका हम देखिएगा, मानो चेतना का विज्ञान माना गया 19वीं शताब्दी में कौन कौन था, विलियम जेम्स था, जेम्स सल्ली था, विलियम वुंट था, और कौन था, वाइव्स था। तो कौन शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया कि चेतना का मतलब चेतन क्रियाओं से लिया गया, चेतन क्रियाओं से लिया गया। लेकिन ये परिभाषा मतभेद के कारण क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। क्योंकि एक मनोविज्ञान और हुआ था कि उसका नाम था सिगमंड फ्राइड था। उसने चेतन मन के अलावा 2 मन और माने हैं, अर्धचेतन और अचेतन। अर्धचेतन और अचेतन 2 मन की चर्चा और की गई है कि सिगमंड फ्राइड व्यक्ति था, उसने ये कहा था कि मन 3 प्रकार के होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और कौन सा होता है, अचेतन। कौन सा होता है, अचेतन मन होता है, अचेतन मन। देखिएगा ये कितना भाग होता है, 90% भाग इसका होता है और 10% भाग किसका होता है, इसका होता है। यानी चेतन मन 1/10 भाग है, ऐसे भी समझ सकते हैं। चेतन मन 1/10 भाग है, अचेतन मन 9/10 भाग है। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली भाग है, जो सबसे बड़ा भाग है, अचेतन मन का तो अध्ययन करता ही नहीं है, क्योंकि वह मन किसका अध्ययन कर रहा है, इसमें चेतन क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। चेतन मन की बात की जाए तो सबसे छोटा भाग है, 1/10 है। तो कई क्रियाएं चेतन से 9 ग्रह चेतन और चेतन से भी होती है। अतः ये परिभाषा भी चेतना का जो विज्ञान है, इसको भी चेतना का जो विज्ञान, इसको भी समाप्त कर दिया गया। ये परिभाषा भी समाप्त हो जाती है और एक नई परिभाषा आती है, उसका नाम है व्यवहार का विज्ञान। पहले यहाँ तक देखिएगा, वापस देखिएगा। आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। मन मस्तिष्क का विज्ञान इटली का पोम्पोलोजी प्रमुख है, जॉन लॉक, थॉमस एडिसन और कांट और हॉब्स। चेतना का विज्ञान की बात की जाए 19वीं शताब्दी है, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, विलियम वुंट और वाइव्स। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके आगे फिर हम बात चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं, देखिएगा। हाँ, आगे बात करते हैं। देखिएगा अपना चल रहा था, कौन सा विज्ञान चल रहा था, चेतना का विज्ञान चल रहा था। चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोविज्ञान की बात की जाए तो विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, विलियम वुंट और वाइव्स। तो यहाँ बात की जाए कि यहाँ चेतना का चेतन क्रियाओं से लिया गया है। और इस चेतन क्रियाओं की बात की जाए, इसके अलावा चेतन सिगमंड फ्राइड की बात की जाए,
चेतन मन के अलावा 2 मन की और बात की गई थी, अचेतन और अचेतन, जो सबसे शक्तिशाली सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसी चेतना शब्द को लेकर मनोविज्ञान में एक व्यक्ति है, उसका नाम है मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। क्या नाम है उसका? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी में पृष्ठ संख्या देखिएगा, आउटलाइन साइकोलॉजी के कौन सा? पृष्ठ संख्या 16 पर, पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की कड़े शब्दों में निंदा की। चेतना शब्द की कड़े शब्दों में निंदा की। कड़े शब्दों में निंदा की। चेतना शब्द की कड़े शब्दों में क्या की थी? निंदा की। यहाँ देखिएगा, विलियम मैकडूगल ने चेतना का मनोविज्ञान माना गया था, तो विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी की पुस्तक है, इसकी पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की कड़े शब्दों में क्या की थी? इसने निंदा की थी। कहता चेतना एक बुरा शब्द है, इसका मनोविज्ञान में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, ये बात इसने कही थी। और अपने पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि विलियम मैकडूगल की पुस्तक क्या है? आउटलाइन साइकोलॉजी है। पृष्ठ संख्या कितनी है? 16 पर किसकी निंदा की थी? चेतना शब्द की कड़े शब्दों में निंदा की थी। इसने चेतना शब्द को क्या बताया था? बुरा बताया था। उसके बाद बात की जाए तो देखिएगा, एक व्यक्ति है विलियम वुंट। इसी समय की बात कर रहा हूँ मैं। विलियम वुंट एक व्यक्ति है। इस विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर, कौन सा शहर है? जर्मनी के लीप्जिग शहर। जर्मनी के लीप्जिग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने। कब की थी? 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। क्या की थी? स्थापित की। अतः प्रश्न आ जाए कि प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन होगा? विलियम वुंट होगा। कौन होगा? विलियम वुंट। समझिएगा, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में प्रथम मनोविज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अतः प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण ये जो विलियम वुंट है, इसको प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो कौन होगा आपका? उसका नाम होगा, क्या नाम है? विलियम वुंट है। इसको प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। और वो कौन होगा आपका? विलियम वुंट है। वर्तमान में ये जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय को जर्मनी का जो विश्वविद्यालय है लीप्जिग शहर, इसको कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की बात की जाए, यहाँ जो स्थापित है वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि देखिए क्या क्या है। वर्तमान में जो लीप्जिग जो विश्वविद्यालय था, इसका वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इसी समय विलियम जेम्स नाम का जो व्यक्ति था, इसी समय जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की बात की, दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की शाखा अलग हुई थी। और अलग होने के कारण यहाँ बात की जाए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए, किसकी बात की जाए? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन होगा? आपका विलियम जेम्स होगा। इसी समय जब चेतना का मनोविज्ञान आया था, उसी समय दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान अलग हुई थी। और अलग होते समय वहाँ व्यक्ति था, कौन था? विलियम जेम्स था। विलियम जेम्स की बात की जाए तो प्रश्न आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन होगा? विलियम जेम्स होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आ जाए तो आपको क्या बताना है? विलियम जेम्स बताना है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चर्चा करें। देखिएगा,
तो यहाँ तक वापस समझिए, विलियम मैकडूगल पुस्तक का नाम क्या, आउटलाइन साइकोलॉजी है। पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की कड़े शब्दों में निंदा की थी। और विलियम वुंड ने जर्मनी के लीप्जिग शहर पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बात ध्यान रखें, विलियम वुंड को प्रथम मनोविज्ञान का जनक जाना जाता है। तो मैंने 3 प्रश्न बता दिए। मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो कौन होगा, आपका विलियम वुंड होगा। और आपसे ये पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन होगा, विलियम जेम्स होगा। कौन होगा, विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक याद रखिएगा कौन है, आपका विलियम जेम्स है। कौन होगा, विलियम जेम्स। आगे देखिएगा, बात आती है, अगले बिंदु की बात आती है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को देखिए, आत्मा विज्ञान के बाद मन का विज्ञान आया, मन के बाद चेतना का आया, तीनों अस्वीकार कर दिए गए तो फिर विज्ञान आया था कौन सा, मनोविज्ञान का क्या कहा गया था, व्यवहार का विज्ञान कहा गया था। व्यवहार का क्या कहा गया, विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान कौन शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी। शताब्दी की बात की जाए तो कौन सी शताब्दी मानी जाती है, 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना गया, तो कौन सा, व्यवहार का विज्ञान माना गया। 19वीं शताब्दी में कौन सा माना गया, चेतना का। 17वीं शताब्दी में कौन सा माना गया, मन और मस्तिष्क का। और बात की जाए 16वीं शताब्दी से पहले बात की जाए तो वहाँ कौन सा मनोविज्ञान था, आत्मा का मनोविज्ञान था। तो व्यवहार का विज्ञान माना गया था कब, 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और बात की जाए व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख कौन थे, तो प्रमुख मनोविज्ञानी कौन थे, वो कौन था, वाटसन। कौन था, वाटसन। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोविज्ञानी की बात की जाए तो कौन था, वो तो वाटसन था। और इसके समर्थक की बात की जाए कि यहाँ समर्थक कौन कौन थे, व्यवहार के विज्ञान मानने वाले समर्थक कौन कौन थे। और समर्थक की बात की जाए तो कौन कौन होगा, यहाँ देखिएगा, एक तो होगा मैकडूगल। कौन होगा, मैकडूगल, ये समर्थक है इसके। मैन तो प्रमुख तो कौन हो गया, वाटसन हो गया, और इसके समर्थक हो गया मैकडूगल हो गया। और कौन हो गया आपका, वुडवर्थ। कौन हो गया, वुडवर्थ। और कौन हो गया आपका, स्किनर। कौन हो गया, स्किनर। और कौन हो गया, E.L. थॉर्नडाइक। क्या हो गया, E.L. थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। फिर कौन हो गया, गार्डनर। कौन हो गया, गार्डनर। फिर कौन हो गया, हल। कौन हो गया, हल। और कौन हो गया, स्पेंसर। कौन हो गया, स्पेंसर। तो देखिएगा 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे, वाटसन थे। समर्थक की बात की जाए कि समर्थक कौन कौन था, मैकडूगल था, वुडवर्थ था, स्किनर था, और कौन था, E.L. थॉर्नडाइक, और गार्डनर, और हल, और कौन था, स्पेंसर की बात की जाए, ये क्या थे, समर्थक थे। देखिएगा व्यवहार की बात की जाए तो व्यक्ति के वर्तमान समय में मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। तो बात की जाए अभी वर्तमान बात करें तो व्यवहार के तौर पे सभी तरह के व्यक्तियों और पशुओं का व्यवहार के माध्यम से उनका अध्ययन किया जा सकता है। अतः मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना गया है, व्यवहार का विज्ञान है, जो बहुत ही विस्तृत परिभाषा है। तो कितना बांटा गया, आत्मा का विज्ञान हो गया, मन मस्तिष्क का हो गया, चेतना का हो गया, और व्यवहार का विज्ञान हो गया। तो देखिएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखिएगा। यहाँ क्या पढ़ा अपन ने, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो कौन आएगा, विलियम जेम्स आ जाएगा। और व्यवहार का विज्ञान आए तो कौन सा आ जाएगा, 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और प्रमुख मनोविज्ञानी कौन था, तो वाटसन था। समर्थक की बात की जाए तो मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, गार्डनर, हल, और कौन था, स्पेंसर था। व्यवहार का विज्ञान माना गया क्योंकि व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति का भी अध्ययन किया जा सकता है, अस्वस्थ का भी किया जा सकता है, पागलों का अध्ययन भी किया जा सकता है, सभी तरह के मनुष्य का अध्ययन किया जा सकता है, वो सब व्यवहार से अध्ययन होता है। अतः मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। आज तक भी यही परिभाषा चल रही है कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ तक आपने क्या किया, कैसे याद करेंगे, देखिएगा। मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या खाया, आम खाया। क्या खाया, आम खाया। आ का मतलब क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान। मैं का मतलब हो गया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। आम खा के मनोविज्ञान में क्या आई, चेतना। क्या आ गई, चेतना। जैसे ही आम खाया क्या आ गया, उसमें शरीर में चेतना आ गई, चेतना आ गई। और चेतना आते क्या हो गया, व्यवहार में देखा गया। क्या देखा गया, व्यवहार में
देखा गया कि व्यवहार उसका क्या हो गया, सही हो गया। अतः यहाँ देखिए आम खाकर क्या आ गई, मनोविज्ञान में आम खाकर आँख क्या आ गई, चेतना से व्यवहार में परिवर्तन हो गया। मनोविज्ञान ने आम खाया और चेतना में क्या हो गया, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो आज से याद रखना, आज से आत्मा का विज्ञान, मैं से मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। ठीक है साहब, यहाँ तक देखिएगा। इसके बाद आप परिभाषा पर चर्चा करते हैं। देखिएगा ये जो संपूर्ण वृत्तांत है, यहाँ तक की बात की जाए, एक संपूर्ण वृत्तांत का जो वर्णन करने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है, वुडवर्थ है। क्या है, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ नाम का व्यक्ति, उस वुडवर्थ ने क्या कहा, देखिएगा वुडवर्थ मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, वुडवर्थ नाम का मनोवैज्ञानिक है, इस वुडवर्थ ने क्या कहा, तो देखिए मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है, तो यहाँ क्या क्या देखिएगा, क्या पढ़ा कि वुडवर्थ ने क्या किया, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का किया, फिर चेतना का किया, और वर्तमान में व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति का नाम क्या है, वुडवर्थ है। क्या नाम है, यानी संपूर्ण यात्रा वृत्तांत जब से मनोविज्ञान चला है एंड तक की पूरी परिभाषा देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, वुडवर्थ था। एक व्यक्ति आता है, उसका नाम क्या है, वाटसन। क्या नाम है, वाटसन। वाटसन क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार का कौन सा विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का कौन सा विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन था, वाटसन था। इसके अलावा देखिएगा आगे बात की जाए तो एक आती है परिभाषा, किसकी आती है, क्रो एवं क्रो। किसकी आती है, क्रो एवं क्रो की परिभाषा आती है। और क्रो एवं क्रो क्या कहता है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है, और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी हो गई, मनोविज्ञान की परिभाषा किसके अनुसार है, क्रो एवं क्रो के अनुसार। एक व्यक्ति, उसका नाम स्किनर है। क्या नाम है, स्किनर। स्किनर क्या परिभाषा देता है, देखिएगा स्किनर के अनुसार। यहाँ तक कितनी परिभाषा पढ़ ली, 3 पढ़ ली। वुडवर्थ क्या कहता है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का त्याग किया, वर्तमान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का कौन सा विज्ञान, शुद्ध विज्ञान माना है। क्रोएन क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों को क्या करता है, अध्ययन करता है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा होगी, आपकी स्किनर की परिभाषा होगी। एक को परिभाषा यहाँ देखिएगा, एक परिभाषा लिखता हूँ मैं, बोरिंग लेगफेड के अनुसार। बोरिंग लेगफेल्ड के अनुसार, बोरिंग लेगफेल्ड के अनुसार क्या कहता है, देखिएगा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यहाँ तक वापस देखिएगा,
क्या क्या है। बोरिंग लेकफेल्ड के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन, एक परिभाषा हो गई। दूसरी क्या दी है, मनोविज्ञान परिभाषा किसने दी, वुडवर्थ ने दी है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा किसकी है, इसी की है, वुडवर्थ की। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। वाटसन क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्रो क्या कहता है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का क्या है, विज्ञान है। तो यहाँ तक आपने क्या समझा मनोविज्ञान की। चलिए दोस्तों, आज अपने क्या पढ़ा है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आगे फिर अपना आगे चर्चा करते हैं। देखिए, चलो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे कर देखिएगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र या मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं, शाखाएं कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, किस किस मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन भी किया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, सामान्य मनोविज्ञान पहली शाखा होगी, सामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, जो लोग पागल हो जाते हैं या किसी प्रकार से अस्वस्थ हो जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान, तुलना करता है हर चीज़ में, तुलनात्मक मनोविज्ञान, तुलना करके पढ़ा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोग होता है इसमें, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। समाज के व्यक्तियों का अध्ययन करता है, इसलिए क्या कहते हैं, समाज मनोविज्ञान कहते हैं। उद्योग में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन भी किया जाता है, किस तरह उनका व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, तो औद्योगिक मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान होगा, औद्योगिक मनोविज्ञान। आपके कोर्स में ही है बाल मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान है आपके कोर्स में, रिट के कोर्स में विशेष तौर से शामिल है, क्या है, बाल मनोविज्ञान है। बच्चों का अध्ययन अपन पढ़ेंगे। बाल है तो किशोर भी होगा, किशोर मनोविज्ञान पढ़ेंगे अपन, किशोरावस्था, किशोर मनोविज्ञान। फिर बात की जाए तो कौन सा आएगा आपका, प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ व्यक्तियों का अध्ययन भी किया जाता है। कौन सा मनोविज्ञान आ जाएगा, प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, गर्भावस्था से लेकर शुरू हो जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास की अवस्थाएं चलती वैसे ये चलता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान। पशुओं का अध्ययन भी किया जाता है, जितने भी प्रयोग किए सारे पशु पे किए मनोविज्ञान ने, तो पशु मनोविज्ञान, बिल्ली पे किया है, कुत्ते पे किया है, साथ में पशुओं का भी अध्ययन करता है पशु मनोविज्ञान। निदानात्मक, समस्या का पता लगाना और समस्या को दूर करना, उपचारात्मक, तो कौन सा मनोविज्ञान है ये, निदानात्मक, उपचारात्मक मनोविज्ञान भी है। निदान समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है, उसको ठीक करना उपचार कहलाता है, तो निदानात्मक और उपचारात्मक मनोविज्ञान भी है। एक आता है शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपके कोर्स में वो अपन पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान जो आपके कोर्स में शामिल है, शिक्षा मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान, अपराधी व्यक्तियों का अध्ययन भी किया जाता है, तो उसको कौन सा मनोविज्ञान कहते हैं, अपराध मनोविज्ञान कहते हैं। अपराधी लोगों का भी अध्ययन होता है, किस तरह व्यक्ति अपराध करना प्रारंभ करता है। एक परा मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा है। कौन सी शाखा रहेगी ये, आधुनिक शाखा, आधुनिक शाखा है वर्तमान की, आधुनिक शाखा है। इसमें परा मनोविज्ञान में उलझी हुई गुत्थियों का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार व्यक्ति को पूर्व जन्म की बातें याद रह जाती है, किस प्रकार व्यक्ति का सिर हिलने लग जाता है, किस प्रकार वो बात की जाए इसके भाव वगैरह, सिर को हिलाना, या किस प्रकार की अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ करने लग जाता है, किस प्रकार व्यक्ति के सपने आ जाते हैं और सपने थोड़े दिन बाद हकीकत के अंदर बदल जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान की उलझी गुत्थियाँ हैं, पूर्व जन्म की बातें याद आ जाना और कई बार सपने सच हो जाना, और इस प्रकार की जो उलझी गुत्थियाँ हैं, वो उलझी गुत्थियों को जो इलाज किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, किस विषय की सूची है, परा मनोविज्ञान है। पराविज्ञान मनोविज्ञान कौन सी शाखा कहलाती है, आधुनिक शाखा कहलाती है। तो ये मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। तो देखिएगा कौन कौन सी शाखाएं पूछ ली जाती है, इनमें से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो अपन महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान,
तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान आधुनिक शाखा है जिसमें उलझी हुई गुत्थियों पर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की बातें हैं और आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।